हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम, तो मैं पहले उस बुक को कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नवंबर 2017 का प्रश्न पत्र तृतीय को कंप्लीट करने वाले हैं। थर्ड पेपर को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता से महाजनपद काल तक देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का प्रमुख भाग था, तो पहला सही हो जाएगा। हड़प्पा लोग अंतर्देशीय एवं समुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, ये भी सही हो जाएगा। यह नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है, इसका कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। खाद जो उत्खनन है इससे कांसे एवं पक्की ईंटों के बैल गाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुद्राएं मिली हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत है। सैंधव निवासियों ने व्यापार में भी रुचि ली थी और उनका आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार समुन्नत था। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग था। यहाँ के व्यापारी अंतर्देशीय और समुद्री दोनों व्यापार करते थे। वे सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। सैंधव उत्खनन से कांसे एवं पक्की भट्टी की बैलगाड़ी के नमूने और साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचय और प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है, तो ये मिलता है धौलावीरा से। धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के JP जोशी के द्वारा की गई थी। RS विस्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे 22.80 मीटर लंबा तालाब खुदाई में मिला है। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए 24 बाय 70 मीटर के आकार का जल मार्ग बनाया गया है। यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि सिंधु एवं हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है, तो पहला सही है। ऋग्वेद में कुंभा, कुर्मु और गोमल नदी के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहा कि इंडो आर्यन का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था, ये भी सही है और RA की सही व्याख्या करता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में यंत्र तंत्र अनेक नदी पर्वतों के नाम मिलते हैं। हिमालय की एक चोटी जो मूजवंत कहा जाती है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। पश्चिम की ओर कुंभा, काबुल, कुर्मु, गोमती, सुवास्तु नदियों के उल्लेख से यह पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है डेरियस का बोगज कोई अभिलेख। पहले आता है बोगज कोई अभिलेख। दूसरा आता है डेरियस का बहरिस्तून अभिलेख। फिर तीसरा आता है डेरियस का पार्सिपोलिस अभिलेख और चौथा आता है डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, चौथे नंबर पर। अभिलेख की व्यवस्थित कालानुक्रम इस प्रकार होगा। पहला आता है बोगज कोई अभिलेख, 1400 BC में एशिया माइनर में स्थापित किया गया था। दारा के शासनकाल के 3 अभिलेख इस प्रकार हैं, जैसे बहरिस्तून जो कि 520 से 518 BC में बना था। पार्सिपोलिस 518 से 515 BC में बना। नक्श रुस्तम 515 BC के लेखों में हिंदू का उल्लेख उसके साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में मिला है। दर्शक जो कि पुराणों की
वंशावली के अनुसार अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठता है। इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है स्वप्नवास दत्ता द्वारा। बुद्ध ग्रंथ में उदयन की 3 पुत्रों का उल्लेख है। पहले आते हैं अनिरुद्ध, दूसरे मुंडक और तीसरे आते हैं नागदशक। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। पुराणों में इसे दशक कहा गया है। महाकवि भाष्य के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवास दत्ता में भी दशक की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी थे, अतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया और चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगीं। नेक्स्ट आता है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है सिकंदर द्वारा पार्सिपोलिस को जलाया जाना। उसके बाद आता है सिकंदर और पोरस का युद्ध। फिर होता है उत्तरी सिंधु घाटी में सिकंदर के गवर्नर फिलिप्स की हत्या, और सबसे बाद में होती है तिपेरिदिश की संधि। तिपेरिदिश की संधि सबसे लास्ट में होती है। घटना इस प्रकार होंगी। BC AD सिकंदर द्वारा पार्सिलोनिया को जलाया जाना 330 BC में हुआ था। सिकंदर पोरस का युद्ध 326 BC में हुआ। उत्तरी सिंध घाटी में सिकंदर के गवर्नर क्षत्रप फिलिप्स की हत्या 326 BC में हुई और त्रिपेरिदिशस की संधि 321 BC में होती है। वे लगभग 20,000 नागरिक निम्न किस भारतीय गण के थे जिन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया था, जिसे परवर्तीकालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान कर रहे हो। जैसे तो ये हो जाएंगे कौन से, अगल ससोई के जनजाति हैं, ये लोग हैं। सिकंदर के भारत से वापस जाते समय रास्ते में कुछ अन्य भारतीय गणराज्यों के प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। ब्यास और चेनाब नदी के संगम के आसपास शिवी और अगलश जनजातियां निवास करती थीं। शिवी लोगों ने बिना किसी युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अगलश जाति ने इस विशाल सेना के साथ उनका सामना किया। उन्होंने अपनी स्त्री और बच्चों को आग में झोंक दिया और स्वयं लड़ते लड़ते मारे गए। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं? तो ये हो जाएगा पैसरा में फैली पड़ी थी झोपड़ियाँ, तो पैसरा से झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। पैसरा बिहार से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। पैसरा पाषाण युग का पुरा स्थल है। इसकी खोज बिदुला जायसवाल के द्वारा 1947 में की गई थी। मध्य पाषाण काल के स्थल बागौर राजस्थान से भी झोपड़ियाँ और खंडजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहरहाट से छोटी भट्टियाँ, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ियों का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहीं से स्तंभगत भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और राज्य बताइए। धनंजय का संबंध है कुस्थलपुर से संबंधित है धनंजय। फिर आते हैं नीलराज का संबंध है अवमुक्त से। उग्रसेन का संबंध है पलक से संबंधित है उग्रसेन। और विष्णुगुप्त से संबंधित है कांची। धनंजय कुस्थलपुर से संबंधित है धनंजय। नीलराज से संबंधित है अवमुक्त। नीलराज का संबंध किससे है? अवमुक्त से है। उग्रसेन का संबंध है पलक से। उग्रसेन संबंधित है पलक। और वसुगुप्त से संबंधित है कांची। वसुगुप्त का संबंध किससे है? कांची से है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के इतिहास के प्रश्न। किस क्लासिकल ग्रीको रोमन लेखक ने कहा था? प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था कि वह झूठ लोगों की जमात है। डाइमैकस का उस सूची में पहला स्थान है। मेगास्थनीज दूसरे स्थान पर आता है, जबकि ऑर्निसिकेप्स और नियाकस उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। तो ये स्टेबो के द्वारा कहा गया था।
स्ट्रैबो यूनानी खगोलवेत्ता और इतिहासकार था। इनका जन्म एशिया माइनर के अमाशिया स्थान में ईसा से लगभग 63 वर्ष पूर्व हुआ था। क्लासिकल ग्रीक रोमन लेखक स्ट्रैबो ने कहा है कि प्रायः ये लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है कि वह झूठे लोगों की जमात है। डायमेकस का उस सूची में पहला स्थान है, मेगास्थनीज दूसरे स्थान पर है, और निसिकटस और नियाकस उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला में अत्यंत प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जोगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो इसमें 11वां, 12वां और 13वें को शिलालेख को उत्कीर्ण किया गया है। 11, 12वां और 13वां। अशोक का दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होता है। 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11, 12 और 13 शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए थे। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए थे जिन्हें पृथक लिंग प्रज्ञापन कहा गया है। इन शिलालेखों में प्रशासकीय एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिस स्तूप संख्या 1 तथा महास्तूप कहा जाता है, उसका आंतरिक ईंटों का निर्माण भाग किसके काल में हुआ था? तो उसका निर्माण सांची का जो है वह अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों और पुरातात्विक सामग्री के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जनरल टेलर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। अशोक ने 84,000 स्तूपों में से सांची की भी स्तूप का निर्माण करवाया था। इसमें स्तूप संख्या 1, 2, 3 सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। यह ईंटों का बना हुआ है। इसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। तत्पश्चात वहाँ अनेक स्तूप, विहार और मंदिर बनाए गए थे। महास्तूप का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग अशोक के काल में बना हुआ था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? तो वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने की बात कही है गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा। सातवाहन युगीन समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने और वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था। साथ ही अनेक कई जातियां व्यवसाय के आधार पर संगठित होने लगी थीं। नेक्स्ट आता है, कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर जश तज रचतिज जश देवपुत्रश केस रस का उपयोग निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है? तो ये तो भैया भयानक वाला उल्लेख किया है इनके बारे में। कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41 में इसका वर्णन है। कनिष्क एक महान विजेता था जिसने कन्फ्यूशियस साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तृत किया। बिहार और उत्तर बंगाल से इसके शासनकाल के बहुसंख्यक सिक्के मिले हैं। सिक्कों का एक ढेर बक्सर, भोजपुर जिले में मिला है। वैशाली और कुम्हारा से भी कुषाण सिक्के मिले हैं। बोधगया से हुविष के समय का मृण मूर्ति फल मिला है। वे सब बिहार पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि करते हैं। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर जश रजतिश जस देवपुत्रश कैशरथ का उल्लेख कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41 अभिलेख में प्राप्त होता है। देवी उमा का नाम निम्नलिखित में से
किनके सिक्कों पर अंकित है? तो देवी उमा का नाम कुषाण के सिक्कों पर देखने को मिलता है। यद्यपि उत्तर पश्चिम भाग में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने कराया था, तथापि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण शासक हविष के सिक्कों के पृष्ठभाग पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृति तथा यूनानी भाषा में मीम उनका नाम खोदे हुए थे। भारतीय देवताओं में बुद्ध एवं शिव के अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, वैशाख, उमा आदि का भी अंकन था। उमा के हाथों में कमल और समृद्धि श्रृंगी दिखाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नरेश और उनसे संबंधित विरोध बताइए। गोडोफर्निश का संबंध है देवव्रत से संबंधित है कौन? गोडोफर्निश। कनिष्क का संबंध है देवपुत्र से। प्रवरसेन का संबंध है, जो प्रवरसेन है यह धर्म महाराज और जो समुद्रगुप्त हैं इनको धर्म प्राचीर बंध कहा गया है। सबसे पहले आते हैं गोडोफर्निश, ये देवव्रत से संबंधित हैं। कनिष्क देवपुत्र से संबंधित हैं। प्रवरसेन प्रथम धर्म महाराज से संबंधित हैं और समुद्रगुप्त का संबंध है धर्म प्राचीन बंध से। नेक्स्ट आता है कार्ली सैलोउत्ख गुहा खोदी गई थी। तो कहाँ पे खोदी गई थी? जो कार्ले की सैल गुहा थी, कहाँ पे खोदी गई है? प्रथम शताब्दी में खोदी गई थी। पुणे से 35 मील की दूर पर स्थित कार्ली गुफा में 4 गुफाएं हैं। कार्ली का प्राचीन नाम बालूराका था। यहाँ 100 ईस्वी के सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुहा मंदिरों में कार्ली से अधिक विकसित, पूर्ण अलंकृत और सुंदर और कोई भी उप स्थान नहीं है। कार्ली गुफा की लंबाई 124 फीट 3 इंच और चौड़ाई 45 फीट 6 इंच है। चापाकार छत की फर्श से ऊंचाई 45 फीट की है। मध्य भाग और पार्श्व भाग के बीच में 37 स्तंभों की एक पंक्ति है। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन है जिसने अपने को महाराजाधिराज कहा है? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसे राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ कराया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसके साम्राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभाग तक था माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में नए संवत के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया। नेक्स्ट आते हैं 4वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत से संबंधित प्रश्न। पहला है सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया, जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकालने की बात क्षमा कर दी गई, वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया। तो ये हेनसोंग की बात की जा रही है। हेनसोंग का जन्म 600 ईस्वी के लगभग चीन के हुनन प्रांत के चिनल्यू नामक स्थान पर हुआ था। 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में वह प्रसिद्ध भिक्षु बन गया। 629 में उसने तांग शासक की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। 637 में हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय गया। वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र से मिला और नालंदा में लगभग 1.5 वर्षों तक निवास करके उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकालने की बात पर क्षमा कर दिया गया, वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रशासक और उनसे संबंधित विभाग बताइए। पहले आती है भंडागाराधिकृत। भंडागाराधिकृत से संबंधित है कोष से। किससे संबंधित? भंडार मतलब कोष है, तो भंडागाराधिकृत से संबंधित है कोष। दश पराधिक का संबंध है न्याय से। 10 पराधिक का संबंध है न्याय से। और महाशतपटलिक का संबंध है, ये अभिलेखागार, पटली पर बैठ के अभिलेख लिखता है महालेखागार। और शौल्किक
का संबंध है राजस्व से। शौल्की का संबंध किससे है? राजस्व से संबंधित है। भंडारगार अधिकृत कोष से संबंधित है। दशापाराधिक न्याय से संबंधित है। महाक्षत्रपटलिक यह भी लेखागार है। और शौल्की का संबंध है राजस्व। शौल्की का संबंध किससे है? राजस्व से है। अलवार कौन थे? जो अलवार संत हैं वह वैष्णव संत होते थे। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम हो जाएगा धर्मपाल। शिक्षा के प्रमुख केंद्र सोमपुर बिहार की स्थापना की गई है धर्मपाल के द्वारा। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐरावतेश्वर ही बाद में आते हैं। सबसे पहले आते हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद आते हैं बैकुंठ पेरमल का मंदिर, फिर गंगकोंडचोलपुरम का मंदिर, और फिर सबसे बाद में आता है ऐरावतेश्वर का मंदिर। सबसे पहले आते हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर वैकुंठ पेरमल का मंदिर, गंगकोंडचोलपुरम का मंदिर, और नेक्स्ट आता है ऐरावतेश्वर का मंदिर। ईस्ट इंडीज़ के शैलेंद्र वंशी शासकों के किन निम्न भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे? तो जो शैलेंद्र वंशी शासक हैं इनके भारत में चोल से और पाल से घनिष्ठ संबंध थे। चोल और पाल से। ईस्ट इंडीज़ के शैलेंद्र वंशीय शासकों के चोल और पाल भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि थी? वह कब और कहाँ लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी शतपथ ब्राह्मण 1089 में और कश्मीर में 1089 में कश्मीर में इसको लिखा गया था शतपथ ब्राह्मण को। शतपथ ब्राह्मण 1089 कश्मीर पांडुलिपि कागज का सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि थी। भारत 1206 से 1526 तक के प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेख पद्धति में वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 ईस्वी के अनुसार सही नहीं है? बताइए। दास हासिल करने का महत्वपूर्ण स्रोत युद्धबंदी था, सही है। दास खुले बाजार में बेचे जाते थे, ये भी सही है। यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दस्तावेज के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए रक्षपाल और शहर के निवासियों का गवाह के रूप में चुना जाता था, तो ये भी सही हो जाएगा। यदि दास आत्महत्या करे तो मालिक को उत्तरदायी होना चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। यह कथन लेख पद्धति के वर्णित विक्रय दस्तावेज दासी पत्र विधि 1230 के अनुसार सही नहीं है। नेक्स्ट आता है वरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से इनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्र में भय पैदा करती है और राजा में उसके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है वो नष्ट हो जाता है। ये बलबन के द्वारा अपने पुत्र को सलाह दी गई थी। मुखबिर और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उसके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है उसको नष्ट करती है। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर बलबन ने अपने बेटे को ये सलाह दी थी। इक्ता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इक्ता ए तामलीक वंशानुगत थे। इसमें इक्ता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी, तो पहला सही हो जाएगा। इक्ता ए तामलीक वंशानुगत थे जिसमें इक्ता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। इक्ता ए मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे और आरंभ में इनकी प्राकृतिक, प्रशासनिक एवं सैन्य दोनों थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इक्ता ए वजही व्यक्तिगत अनुदान थे। इसमें ना तो प्रशासनिक और ना ही सैन्य पहलू पर बल था, तो ये गलत हो जाएगा।
पहले दोनों सही हैं। इक्ता ए ताम्लिक वंशानुगत थे, जिसमें इक्ता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। इक्ता ए मुस्तगल वंशानुगत नहीं थे। आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक एवं सैन्य दोनों थी। इक्ता के विषय में उक्त सही कथन है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके के पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक ध्वनि नस क्रोध से खिंचाव शुरू कर देती है। तो ये बलबन से संबंधित कथन है। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल महियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद के लिए नियुक्त किया गया, तब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध में खिंचाव शुरू हो जाता है। उक्त कथन बलबन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। सैयद मोहम्मद नूर बख्शिया संप्रदाय का संस्थापक था, पहला सही है। नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार फ़क्र ए अहवाल नामक पुस्तक में निहित हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। नूर बख्शिया मुहर्रम नहीं मानते थे, ये गलत है। नूर बख्शिया को मिर्ज़ा हैदर दुगलात के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसने उन पर अत्याचार किए थे, तो ये भी सही है। नूर बख्शिया मुहर्रम नहीं मनाते थे, यह कथन गलत है। सैयद मोहम्मद नूर बख्शिया संप्रदाय के संस्थापक थे। नूर बख्शिया संप्रदाय के विचार फ़क्र ए अलवार नामक पुस्तक में निहित थे। नूर बख्शिया को मिर्ज़ा हैदर दुगलात के काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उन पर अत्याचार किए थे, ये बात सही है। नीचे दिए गए वक्तव्य कथन और कारण बताने हैं। तो कथन कहता है कि तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बदचच, जो अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, इन्होंने संगीत के संबंध में कहा है, बुनियादी तरीके पर्दा 10 और 2 के अलावा और नहीं हैं और वे इसमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते थे। ये सही है। अमीर खुसरो सिर्फ 10 पदों या तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दी गई सूची तथा पुराने शब्दकोश और संगीत की किताबों में मिलने वाली जानकारी में साम्य दिखता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तुगलक काल के मशहूर फारसी कवि बदचच, जो कि अमीर खुसरो के कुछ ही समय बाद आए थे, इन्होंने संगीत के संबंध में कहा, बुनियादी तरीके पर्दा 10 और 2 के अलावा और नहीं हैं और वे उनमें से प्रत्येक को दिन और रात के निश्चित हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। यह कथन सही है, जबकि कारण अमीर खुसरो सिर्फ 10 पर्दे तरीकों की बात करते हैं। इन दोनों कवियों द्वारा दी गई सूची तथा पुराने शब्दकोशों और संगीत की पुस्तकों में मिलने वाली जानकारी में साम्य दिखता है, ये गलत है। बारबोसा लिखते हैं कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छानुसार आ और जा सकता है तथा अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के किसी ईसाई, यहूदी, मुसलमान तथा हिंदू है रह सकता है। समता एवं न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी उतना ही पालन किया जाता है। उस शासक को चिन्हित करें जिसके शासनकाल में राज्य सहिष्णु था, तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल के विषय में बारबोसा लिखता है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छानुसार आ और जा सकता है तथा अपने पक्ष के अनुसार बिना किसी पूछताछ के कि वह ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, हिंदू है रह सकता है। समानता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता है। फिर आते हैं 1525-26 के बाद के भारत से संबंधित प्रश्न।
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने वायना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? तो ये हो जाएंगे बाबर। मुगल शासक बाबर ने वायना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ी की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है। किसने कहा है? जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। ये कहा गया था शेषासुरी के द्वारा। शेषासुरी ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सड़कों सरायों का निर्माण कराया। उसके द्वारा निर्मित सड़कों के 4 विशेष उल्लेखनीय हैं। पहली सड़क लाहौर से सोनार गांव बंगाल तक जाती थी, जो सबसे लंबी सड़क थी। इसे सड़क आजम भी कहा जाता था। इन सड़कों के किनारे उसने फलदार छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे यात्री उसके नीचे विश्राम कर सकें और अपने घोड़े बांध सकें। नेक्स्ट आता है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिषीविद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ तजिक नीलकंठी लिखा है। तो तजिक नीलकंठी अकबर के समय लिखा गया है नीलकंठ के द्वारा। तजिक नीलकंठी मूलतः यवन ज्योतिष पर आधारित रचना है। इसमें वर्ग कुंडली के आधार पर जन्म के पश्चात के वर्षों की शुभ अशुभ फल की और प्रश्न कुंडली द्वारा आगामी शुभ अशुभ का सटीक भविष्यवाणी की जाती है। इसमें आचार्य नीलकंठ ने यवन पद्धति का वैदिक ज्योतिष सिद्धांतों के साथ समन्वय करके जहां एक ओर वैदिक ज्योतिष को एक नया आयाम दिया है, वहीं दूसरी ओर 2 संस्कृतियों के संगम का पुनीत कार्य भी किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रही थी? तो ये बात हो रही है जहांगीर की। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों में सफाई की जाती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर जुआ खेलना परम कर्तव्य समझा जाता है। रात रात भर लोग जुआ खेला करते हैं। इस जुए में अधिकतर लोग अपना सर्वस्व हार जाते हैं। मुगल शासक जहांगीर दिवाली के उत्सव पर जुए की पारी में हिस्सा लेता था, जो कि 3 रातों तक जारी रहती थी। नेक्स्ट आता है, शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? तो ये किया गया था जाफर खां को। किसको? जाफर खां को उन्होंने पदोन्नत किया था उपद्रवी जनता के साथ उनके कूटनीतिक व्यवहार के कारण। शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए जाफर खां अमीर को पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट आता है, कर्नाटक के रास्ते में इन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय इन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ, तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया था। यह युक्ति किस मराठा सम्राट के लिए है? तो ये शिवाजी के लिए बात की जा रही है। कर्नाटक के रास्ते में इन्होंने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की। चलते समय इन्होंने नदी पर स्नान घाट, मठ एवं तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए भी पर्याप्त धन दिया था। यह युक्ति शिवाजी मराठा शासक के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आता है, मुगलों के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन। पहले दिया गया है वक्तव्य और कथन बताने हैं। कथन कहता है कि जब्ती एक हरशाला के विकल्प के रूप में नस्की को शुरू किया गया था। तो पहला सही हो जाएगा। दीवाने खालसा मुजफ्फर खान ने जब्ती ए हरशाला को ख़त्म करके नशक को स्थापित किया था। तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। जब्ती ए हरशाला के विकल्प के रूप में नशकी की शुरुआत की गई, यह कथन सही है। दीवान ए खालिसा मुजफ्फर खान ने जब्ती ए हरशाला को ख़त्म करके नशक को स्थापित किया था, यह कारण गलत है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से कथन कारण बताने हैं। झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक
प्रथा थी और इसका उद्देश्य शासक और उनकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। पहला कथन सही है। दूसरा कारण कहता है कि जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया था कि जब तक बादशाह का दर्शन ना किया जाए तो कुछ लोग कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे। तो ये भी सही है, कारण और कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका ए आंसर सही हो जाएगा। झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरू की गई एक नई प्रथा थी। इसका उद्देश्य शासक और उसकी प्रजा के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना था। जैसे जैसे अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों ने यह नियम बना लिया था कि जब तक बादशाह का दर्शन ना हो जाए वे कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे। उक्त दोनों ही कथन कारण सही हैं और जो कथन है वह कारण की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आता है मुगल शासकों की संगीत में रुचि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताइए। अकबर की संगीत में रुचि के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बादशाह सलामत को संगीत के विज्ञान का ज्ञान इतना था कि जितना कुशल संगीतकार को भी नहीं था। पहला सही हो जाएगा। शाहजहां ने अपने दरबार में संगीत को संरक्षण दिया था और कहा जाता है कि वह खुद इस कला में महत्वपूर्ण दक्षता रखते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर ढेर सारी किताबें लिखी गई थीं। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध औरंगजेब के पोते जहांदर शाह के लिए लिखी गई पुस्तक तुहफतुल हिंद है। तुहफतुल हिंद एक संगीत पर लिखी गई पुस्तक है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक प्रसिद्ध गायक नियामत खां सदरंग और फिरोज खां अदरंग थे। यह भैरवी के उस्ताद थे, तो ये गलत हो जाएगा। पहले तीन सही हैं, डी गलत है। डी विकल्प कि मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध गायक नियामत खां सदरंग और फिरोज शाह अदरंग थे, यह भैरवी के उस्ताद थे। यह मुगल शासक के संगीत की रुचि के संबंध में कथन गलत है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए वक्तव्य बताने हैं। कथन कहता है कि रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञापत्र में इस आधार पर भू राजस्व के वंशानुगत अनुदानों वृत्ति को नापसंद किया था कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, रामचंद्र पंत कहते हैं कि छोटे से छोटे वंशानुगत अनुदान वृत्ति भी पाप है, ना तो इसे दूसरे को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और ना ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञापत्र में इस आधार पर कि भू राजस्व के वंशानुगत अनुदान वृत्ति को नापसंद किया था कि इससे सरकार की आय में निरंतर कमी होती जाती है। रामचंद्र पंत कहते हैं कि छोटे से छोटे वंशानुगत अनुदान वृत्ति भी पाप है, ना तो इसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और ना ही दोबारा आवंटित किया जाना चाहिए। कथन कारण दोनों ही सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष अर्थात 1567 में मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कानूनगो से खेती की जाने वाली और खेती ना की जाने वाली ज़मीन की कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। पहला सही है। दूसरा, कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची की बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर फसल की दर को नगद रूप में परिवर्तित किया गया, तो ये भी सही हो जाएगा और आर ई की सही व्याख्या करता है। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष अर्थात 1567 में मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कानूनगो से खेती की जाने वाली और खेती ना की जाने वाली ज़मीन के कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे साम्राज्य के लिए एकल मूल्य सूची के बजाय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्य के आधार पर फसल की दर को नगद रूप में परिवर्तित किया जाने लगा। उक्त कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट आता है मनसब के दावों में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मुहाशिवा का संबंध है खातों का निपटारा, सब सिवाय इसके सब खातों का निपटारा कर दो, तो खातों का निपटारे से संबंधित है मुहाशिवा। नेक्स्ट आते हैं मुतालिबा का संबंध है शाही खजाने
में मृत व्यक्तियों द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का दावा, मतलब व्यक्ति क्या हो गया, मृत हो गया, तो उसकी जो व्यक्ति के द्वारा उधार ली गई वस्तु है उस पर किसका दावा होगा, शाही खजाने का होगा। तो मुतालिबा मतलब मौत के बाद सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारे शाही खजाने वाले। नेक्स्ट आता है मुकराला तलब। मुकरा तलब का संबंध है स्वीकृत दावे से। यहीं अब भी रख तलब, इसी तलब, स्वीकृत दावे होते हैं मुकरा तलब। नेक्स्ट आते हैं तशीहा। तशीहा यह होता है मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। तस्वीर तशीहा। मुहाशिवा यह खातों का निपटारा से संबंधित है। खातों का निपटारा मतलब मुहाशिवा। मुतालिबा शाही खजाने से मृत व्यक्तियों द्वारा उधार ली गई रकम पर शाही खजाने का दावा। नेक्स्ट आता है मुकरा तलब, यह स्वीकृत दावे होते हैं। और तशीहा यह मनसबदारों के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र होता है। मनसबदारों के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र है तशीहा। नेक्स्ट आते हैं मुग़ल जागीरदारों के बारे में क्या सही नहीं है वो बताइए। मुग़ल जमींदारों के बारे में, सम्राट को छोड़कर कोई भी जमींदार को उसके अधिकार से हटा या नियुक्त नहीं कर सकता था, पहला सही है। दूसरा, एक अधिकारी या जागीरदार केवल जमींदारी अधिकारों को जब्ती के लिए दरबार को अपनी सिफारिश भेज सकता था, ये भी सही है। सूबे का सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार को हटाकर उसी पुराने परिवार के सदस्य को नियुक्त कर सकता था, ये गलत हो जाएगा। एक मुग़ल जमींदार को आय उसके स्वामित्व संबंधी दावे मालिकाना का 10% था, गुजरात में 25%, इसमें 5 से 10% नानकर जोड़ा जाता था, जो कि लगान एकत्रित करने के एवज में लगान अधिकारियों से यह प्राप्त किया जाता था, ये भी सही है। सूबेदार का सूबेदार कभी कभी विद्रोही जमींदार को हटाकर उसी पुराने परिवार के सदस्य को नियुक्त कर सकता था, यह कथन मुग़ल जमींदारों के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वक्तव्य में से रेत घड़ी के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है वो बताइए। रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रोज़त उस सफ़ा में मिलता है, तो पहला सही है कि रेत घड़ी का जो पहला संदर्भ है वह अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रोज़त उस सफ़ा से मिलता है, पहला सही है। 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाई जाने लगी थी कि वे भारतीय समय घड़ी को दर्शित करने लगी थी, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। रेत घड़ी अकबर के समय से मुग़ल लघु चित्र में प्रदर्शित होने लगी थी, ये सही है। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करता है, तो ये भी सही है। रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रोज़त उस सफ़ा में मिलता है। रेत घड़ी अकबर के समय से मुग़ल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी थी। रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञानराज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करता है। उक्त तीनों बातें रेत घड़ी के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है ये बताइए। मुग़ल लघु चित्र में बाबर का चित्रण उसके दरबार में दोस्तों के अनौपचारिक समूह का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है, पहला सही है। बहुत से मुग़ल कालीन चित्रों में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्रण मिलता है जिसमें उसके दरबार के प्रमुख रूप से शान शौकत, व्यवस्था, अपरिवर्तनीयता परिलक्षित होती है, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। अकबर ने अपने दरबार में राजकुमारों सामंतों के लिए अनुशासित ढंग से अलग अलग स्थानों का निर्धारण किया है, सही है। जब बैरम खां अकबर के समक्ष घोड़े पर सवार होकर आया, उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे शिष्टाचार का इतना गंभीर उल्लंघन माना गया कि अकबर ने इसे बैरम खां का अत्यंत गंभीर अपराध माना है, तो ये भी सही हो जाएगा। विकल्प बी, यहाँ की बहुत से मुग़ल कालीन चित्र में हुमायूं के दरबार का ऐसा चित्रण मिलता है जिससे उसके दरबार के प्रमुख रूप से शान शौकत, व्यवस्था, अपरिवर्तनीयता परिलक्षित होती है, विकल्प सही नहीं है, जबकि तीनों विकल्प सही हैं। शाही घराने और उनसे संबंधित जो स्त्रियां हैं उनमें प्रयुक्त पद बताने हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बेगम ये क्या होती हैं? जो बेगम थी यह शाही स्त्रियां कहलाती हैं, शाही स्त्रियां कहलाती हैं बेगम। अगाचा या आगा, आगा या अगाचा का संबंध है निम्न मूल स्तर की शाही स्त्रियों से, जो आंगी आंगी चलती है, तो निम्न मूल की स्तर की शाही स्त्रियां क्या कहलाती हैं? अगाचा कहलाती हैं। घुनचाची, घुनचाची का संबंध है उपपत्नी से, घुनचाची का संबंध है उपपत्नी से, और सरारी का संबंध है रखील से। पहले आती हैं बेगम, ये शाही स्त्रियां होती हैं। अगाचा या आगा ये निम्न मूल और स्तर की शाही स्त्रियां हैं। घुनचाची ये उप स्त्रियां हैं, और सरारी ये रखेल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है बताइए। अरबी शब्द खिलअत का फारसी समानार्थी शब्द सरोपा है। पहला सही हो जाएगा कि जो अरबी शब्द खिलअत है उसका फारसी समानार्थी शब्द क्या है? शब्द है शरोपा। नेक्स्ट आता है खिलअत और सरोपा में सरपेच और पगड़ी शामिल थे, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। सरोपा में पूर्णता का भाव है जो कि राजा के व्यक्तित्व में समाहित है, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता है, तो ये सही है। चूँकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था, इसलिए खिलअत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राजकीय मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था, तो ये भी सही है। अरबी शब्द खिलअत का फारसी समानार्थी शब्द सरोपा है। मुगलकालीन शासक अपने पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए खिलअत प्रदान करते थे। प्रायः दस्तर या पगड़ी, जामा, लाखा कोट और कमरबंद खिलअत के रूप में दिए जाते थे। तो दस्तर मतलब पगड़ी, जामा, लाखा कोट और कमरबंद एक खिलअत के रूप में दिए जाते थे। सरोपा में पूर्णता का भाव भी था जो कि राजा के व्यक्तित्व में समाहित था, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता था। खिलअत को प्राप्त करने वाला भी सांकेतिक रूप से राजकीय मौजूदगी में भी शामिल कर लिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश राज की स्थापना से संबंधित प्रश्न। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित मूल्यांकन किया गया है, तो दोनों पर मूल्यांकन किया गया है मार्क्स विल्क्स के द्वारा, मतलब पूरे मार्क्स दे दिए हैं हैदर को और टीपू सुल्तान को, तो मार्क्स विल्कस के द्वारा दिए गए हैं। मार्क्स विल्कस ने हैदर और टीपू सुल्तान के बारे में मूल्यांकन किया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथन कौन सा है? हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनाया है, ये कार्नवालिस के द्वारा कहा गया था। हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्र की शक्तियों को भी दुर्जय नहीं बनने दिया है, यह कथन कार्नवालिस का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य और उनसे संबंधित वर्ष बताइए। राज्य जिनका ब्रिटेन ने विलय किया था, सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था 1848 में, फिर नागपुर का विलय किया गया है 1853 में, झांसी का विलय किया गया है 1854 में, संबलपुर का विलय किया गया है 1849 को। देखो, पहले सतारा का विलय किया गया है 1848 को, फिर नागपुर का विलय किया गया 1853 को, झांसी का 1854 में, संबलपुर का 1849 को। निम्नलिखित रियासती शासकों में एन महोदय द्वारा किसे अंग्रेज़ों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया है, क्योंकि इन्होंने खुलकर यह घोषणा की थी कि अंग्रेज़ों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। ये सिंधियाओं के लिए कहा गया है। एन महोदय द्वारा सिंधिया अंग्रेज़ों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया है, क्योंकि इन्होंने खुलकर यह घोषणा की थी कि अंग्रेज़ों के लिए देश को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने के बारे में कैप्टन सिडेनहम ने कहा है कि वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं, तो ये पिंडारियों के बारे में कहा गया है कैप्टन सिडेनहम के द्वारा। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है। यह लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। इन्होंने मराठाओं का समर्थन भी किया था
और उनका समर्थन ही प्राप्त था। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर इन्हें सुनहरा झंडा प्रदान किया था। मैटकस ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी थी। पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान हेस्टिंग ने स्वयं अपने हाथ में ली थी, जबकि दक्षिण सेना की कमान थॉमस हिस्लोप ने ली थी। कैप्टन सिडेनहम ने इन्हें पिंडारियों को लूट मार करने आते हैं और लड़ने नहीं कहा था। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों से संबंधित प्रश्न। हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे में घिरा हुआ है? यह तो हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से भी किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थान की मांग कर सकें। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब भी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। तो ये कहा गया था टीवी मैकाले के द्वारा। हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे में घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थानों की मांग कर सकें। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब भी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। यह टिप्पणी टीवी मैकाले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है, जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य प्रिंसिपल D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था? तो ये हो जाएंगे हिंदू कॉलेज कलकत्ता से संबंधित। किससे संबंधित है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता से संबंधित है। जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हो गया था। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज साइंस इंस्टीट्यूट और उनसे संबंधित वर्ष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में 1911 में स्थापित की गई थी। जब प्रिंस भारत में आए थे तो इसको स्थापित किया गया था। और फिर आते हैं जॉर्ज पंचम आए थे, है ना, 1911 में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना दी गई बेंगलोर में। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था उसके 100 वर्ष पहले रोड बना दी गई थी कि भैया यहाँ से भारत आज़ाद होगा। फिर बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1917 में स्थापित किया गया था। तो बोस को रिसर्च करने के लिए सबने एक साथ दिया तो 1917। द हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर, इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। मतलब जब 21 साल का बच्चा होता है तो बटलर हो जाता है, हर कोर्ट में चला जाता है। तो देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में 1911 में स्थापित किया गया था। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, इसको 1847 में स्थापित किया गया है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता, इसकी स्थापना 1917 में हुई है। द हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर में 1921 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री ना प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता था। तो ये हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पारित किया गया था। यह अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है, जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के पत्र के मुद्रक या प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री ना प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा पत्र देना होता था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1901 में आवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य में विवाह योग्य आयु लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये थे बड़ौदा के गायकवाड़। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने 1901 में आवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य में विवाह योग्य आयु लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित किया गया? तो इसको 1923 में पारित किया गया था।
स्वराज पार्टी भी इसी समय स्थापित की थी, तभी इसको स्थापित किया गया है। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान और उसी के कारण लगी चोट या दुर्घटना, जो कि कुछ व्यावसायिक बीमारियों सहित और इसकी परिणति विकलांगता एवं मृत्यु से हुई हो, उसमें क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रावधान है। इस अधिनियम में रेल कर्मचारी और अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट ऐसे कार्य में लगे लोगों पर लागू होता था। जन्म नियंत्रण लीग मुंबई में किस वर्ष स्थापित की गई थी? जन्म नियंत्रण लीग को 1924 में स्थापित किया गया था। जन्म नियंत्रण लीग मुंबई में 1924 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। साहित्य लेखक और उनके लेखक की भाषा बताइए। पहले आते हैं राधानाथ रे, इनका संबंध है उड़िया से। फिर आते हैं सुब्रमण्यम भारती, ये तमिल लैंग्वेज से संबंधित हैं। भाई वीर सिंह ये पंजाबी से आते हैं और केरल वर्मा ये मलयालम से संबंधित हैं। राधानाथ रे उड़िया से, सुब्रमण्यम भारती तमिल से, भाई वीर सिंह पंजाबी से और केरल वर्मा मलयालम से आते हैं। नेक्स्ट आती है निम्नलिखित पुस्तक और उनसे संबंधित शीर्षक बताइए। गांधी जी के द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एन ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की है ये। आर पामदत्त के द्वारा लिखा गया है इंडिया टुडे और आर सी दत्त के द्वारा लिखा गया है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1 2 3 4 सही है। आर सी दत्त के द्वारा लिखा गया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर पामदत्त के द्वारा लिखा गया है इंडिया टुडे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है एन ऑटोबायोग्राफी और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है एन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये भी सही। देखो पाम दिखाया इंडिया टुडे, आज रुको तो पाम दिखा दिया तो रुको इंडिया टुडे, आज क्या है इंडिया वो देखो। आर सी दत्त, आर सी मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री इन लोगों ने सर्च कर ली है। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता उत्तर भारत से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने चटगांव सत्याग्रह हमले मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। तो इनका नाम है कल्पना दत्त। वह प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त हैं जिसे चटगांव सत्याग्रह हमले मामले में आजीवन निर्वासन की सजा दी गई थी, जो कि 1939 में छूटने के बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक सुमिलित नहीं है वो बताना है। बंगाल वॉलंटियर्स का संबंध है हेमचंद्र घोष से। आनंद मठ सत्येंद्र नाथ बोस से संबंधित नहीं है। श्री संघ रोशन लाल से संबंधित नहीं है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सत्येंद्र सान्याल से संबंधित है, तो बी और सी गलत हो जाएंगे। जबकि बंगाल वॉलंटियर की स्थापना हेमचंद्र घोष ने की थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सत्येंद्र नाथ सान्याल ने की थी। उक्त जो विकल्प है इसमें रोशन लाल श्री संघ के संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक अनिल राय थे, तो भैया श्री गणेश कर दिया है अनिल राय ने। जबकि श्री संघ नामक संगठन की स्थापना अनिल वरण राय ने 1921 में बंगाल में की थी। आनंद मठ नामक संगठन के संस्थापक महात्मा सत्य थे। इस संस्था के सदस्यों को ब्रिटिश कंपनी शासन का विरोध करने वाला समूह भी माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्स प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में घोषित किया है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1941 को चर्चिल ने की थी। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। यहां पर विभिन्न नेताओं के संपर्क के बाद क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था।
मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को 2 आधारों पर अस्वीकार किया था। पहला निर्वाचन और दूसरा था विभाजन। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि किसे दी गई है? तो फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान को दी जाती है। अब खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान सीमांत प्रांत या बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनके कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सरहिंदी गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से पुकारा जाता था। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम के संघ की भी स्थापना की थी। इन्हें फ़ख्र-ए-अफ़गान की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट आते हैं, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में की गई थी? तो ये है हिंदी पैट्रियट के द्वारा की गई थी। नील विद्रोह किसानों द्वारा किए गए एक आंदोलन था जो कि बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 को किया गया था। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था और इसमें भारत के हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबर हिस्सा लिया था। सन 1860 में बंगाल में नील की खेती लगभग ठप हो चुकी थी। 1860 में इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा हिंदू पैट्रियट समाचार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? चटगांव सत्याग्रह हमला सूरसेन के द्वारा किया गया था, सही है। काकोरी षड्यंत्र केस, ये आशफुल्ला खां इसमें शामिल थे, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें जतिन दास आते हैं, इनका भी सही है। मेरठ षड्यंत्र केस, ये मिर्ज़ा अब्बास से संबंधित नहीं है। मेरठ केस का संबंध मिर्ज़ा अब्बास से नहीं है। निम्नलिखित में से 4 विश्वविद्यालय में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष स्थापित किए थे? नीचे दिए गए जो विकल्प हैं वो चुनिए। तो सबसे पहले आता है SNDT महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों ही 1916 में स्थापित किए गए थे। SNDT महिला विद्यालय बॉम्बे और विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व भारती नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। इसमें देखो दोनों डिफरेंट दिए गए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित थे जिसमें महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया जाता था? तो इनका नाम है वैथ्यून कॉलेज कलकत्ता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभ में से एक थे। विद्यासागरी नारी शिक्षा के समर्थक थे। इनके प्रयासों से ही कलकत्ता में एक और अन्य स्थान पर बहुत अधिक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। इन्हें सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी आंदोलन किया था। 1856 में आवश्यक अधिनियम पारित कराए। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने बैथुन कॉलेज स्थापित किया था। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राजस्थान राज्य के पुनर्गठन की प्रसंविदा में निम्नलिखित में से किस रियासती शासक को उनके जीवन भर के लिए महाराज प्रमुख बना दिया गया था? तो ये हो जाएंगे मेवाड़। 3 मार्च 1944 को कोटा, बूंदी, आलावड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान के संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। रियासती विभाग की नीति के अंतर्गत उदयपुर मेवाड़ अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का अधिकारी था। अतः उदयपुर के बिना संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्णय का फैसला किया गया। बाद में राजनीतिक बदलाव और जनता के विरोध के कारण उदयपुर के महाराणा ने संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। इसके बदले में उन्हें जीवन पर्यंत के लिए महाराजा बनाया गया।
नेक्स्ट आते हैं विश्व इतिहास संकल्पना विचार और अवधि से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। अनुवादक और मराठी अनुवादक बताने हैं, अनुवाद और अनुवादक। पहला है अरेबियन नाइट, कृष्ण शास्त्री चिंपलूणकर के द्वारा लिखा गया है। तो अरेबियन नाइट्स में जब ये गए कृष्ण शास्त्री चिंपलूणकर बिल्कुल एकदम चिपक के बैठ गए कि अब कर क्या लें, हम यहाँ पे अरेबियन नाइट्स आ गई, इतना रेत वेत है तो जी चिपक के एक जगह बैठ गए। तो अरेबियन नाइट्स कृष्ण शास्त्री चिंपलूणकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, ये रावजी शास्त्री गोडबोले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है लेम्स टेल्स, इसको शाखाराम पी पंडित के द्वारा लिखा गया है। और एर्थोलो है वह महादेव शास्त्री कोटहलकर के द्वारा लिखी गई है। अर्थ बताया है इन्हें महादेव शास्त्री के द्वारा, कोटहल मतलब कोट में इन्हें पूरा अर्थ बताया। तो अर्थ लो, तुम अपना अर्थ लो, तो ये लॉ का अर्थ बताया, अर्थ लो, महादेव शास्त्री कोटहलकर के द्वारा लिखा गया है इसको। देखो पहले आते हैं अरेबियन नाइट्स, तो यहाँ पे लुपक कर बैठ गए, तो चिपलूणकर कृष्ण शास्त्री चिपलूणकर के द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, तो कुश्ती कर रही थी, रॉबिन्सन ने बोला कि कुश्ती में कुछ तो बोलो, तो गोडबोले रावजी शास्त्री गोडबोले के द्वारा लिखा गया है। लैम्प्स टेल्स, लैम्प की बातें हो रही हैं, तो लैम्प जला के अपन टेल्स सुन रहे हैं, मतलब कहानियाँ सुन रहे हैं, तो अपने सखाओं के साथ सुनते हैं। सखाराम पी पंडित के द्वारा इसको लिखा गया है। अर्थ लो मतलब अर्थ बता रहे हैं कोट में, तो महादेव शास्त्री कोटहलकर। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत यह तर्क देता है कि समाज अन्य प्रजातियों की तरह प्राकृतिक चयन के नियम के अंतर्गत आता है। पहला सही है। दूसरा, विश्व भर में समाज जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं उनके अनुरूप अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में असमर्थ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि उन्हें ढाला है। पहला सही है, दूसरा गलत है। सामाजिक डार्विनवाद सन 1870 के बाद इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे अनेक सामाजिक सिद्धांतों का आधुनिक नाम है, जिसके अनुसार किसी समाज में शक्तिशाली लोगों का प्रभाव व धन बिना रोक टोक बढ़ते रहना चाहिए, जबकि निर्बलों का काम होने चाहिए। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत यह तर्क देता है कि समाज अन्य प्रजातियों की तरह प्राकृतिक चयन के नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इतिहास में अनुसंधान से संबंधित प्रश्न। इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा है? यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। तो ये रांके के बारे में कहा गया है। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा, रांके के बारे में कहा गया है। इतिहासकार रांके का जन्म 21 दिसंबर 1975 को जर्मनी में हुआ था। इनका पूरा नाम लेओपोल्ड फ्रान रांके है। इनकी मृत्यु बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इनकी पुस्तक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री है। इतिहासकार रांके ने कहा है कि यदि इतिहासकार तथ्यों के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थों के लिए भी सावधान रहेगा। नेक्स्ट है 2018 से संबंधित प्रश्न, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।